तरह का पूरा ये एक्ट है और सारे जो है सेक्शन इसमें निहित है। जो भी माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और उनके कल्याण से रिलेटेड जो भी नियम कानून है सारे इसमें दिए गए हैं, सेक्शन वाइज बांटे गए हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो ये एक्ट है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का ये एक्ट है। इसका अधिनियम संख्या 56 है। 29 दिसंबर 2007 को जो है ये एक्ट आया, लागू हुआ। और जैसा आप इसका टाइटल देख रहे हैं तो टाइटल में ही इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्ट है उसमें लगभग समाहित है। तो क्या है, माता और पिता मतलब फादर मदर एंड वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन है उनके भरण पोषण, इस चीज के लिए तो भरण पोषण मेंटेनेंस के लिए। तो मेंटेनेंस क्या है, भरण पोषण में क्या शामिल है, तो रहने का, खाने का, उनके इलाज का, मतलब कि टोटल का टोटल देख रेख और कल्याण कि कैसे उनका कल्याण किया जा सके, इसके लिए ये अधिनियम है। 2007 का ये अधिनियम है। आप लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो काइंडली जो है मैसेज करते रहे ताकि हमारे और आपके बीच एक कम्युनिकेशन बना रहे और पता चल सके कि आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो क्लियर है। अब इसमें जो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ऑब्जेक्ट क्लाउज है वो इस एक्ट के प्रथम में ही, शुरुआत में ही दिया गया है। तो संविधान के अधीन ग्रांटीकृत और मान्यता प्राप्त माता पिता, जिसको संविधान के अधीन माता पिता माना गया है, वरिष्ठ नागरिक माना गया है, उनके भरण पोषण तथा कल्याण के लिए ये एक्ट का पर्पस क्या है, तो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा उनके कल्याण के लिए और उनको अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सके, उसको और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सके, उसके लिए क्या उपबंध हो सकते हैं, उनसे संबंधित क्या क्या नियम कानून और विषय हो सकते हैं, उसके लिए जो है ये एक्ट बना है। तो ये इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो क्या है कि भारत गणराज्य के 98 वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियम है। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो देश है वो टेक्निकली अगर आप कहें तो यूनियन ऑफ इंडिया है, मतलब राज्यों का एक समूह है। तो भारतीय गणराज्य के 98 वर्ष में संसद द्वारा जो है इसे अधिनियमित किया गया है। उसके बाद मैं आपको जो इम्पोर्टेंट इसमें बताऊंगा वो ये है कि जितने भी एक्ट बने हुए हैं, जो भी बेयर एक्ट है, एक्ट जो भी बने हुए हैं जिसको संसद ने बनाया है, उसका फर्स्ट जो चैप्टर होता है वो प्रारंभिक होता है। और प्रारंभिक में क्या होता है तो उसका नाम क्या है, उसमें क्या क्या परिभाषाएं दी गई है, एक एक वर्ड का क्या क्या स्पेसिफिक मतलब हो सकता है उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी एक्ट का प्रथम जो सेक्शन है, सेक्शन वो उसके नाम के बारे में, एक्ट का नाम क्या होगा, उस एक्ट का विस्तार कहां पे होगा, क्या वो संपूर्ण भारत में लागू होगा या किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में लागू होगा। ठीक है। उसका प्रारंभ कब होगा, ये सारे के सारे जो है सेक्शन 1 में जो है, हर एक्ट के सेक्शन 1 में सिर्फ और सिर्फ ये बातें
लिखी होती है। क्लियर है आप लोगों से? क्लियर है सब कुछ? चलिए फिर से हम लोग आ जाते हैं मेन एक्ट पे। तो चलिए सेक्शन 1 में पढ़ता हूं। संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ। ठीक है, क्या बताता है सेक्शन 1? तो सेक्शन 1 ये बताता है कि इस एक्ट का नाम क्या होगा, इसका विस्तार कहाँ कहाँ होगा, ठीक है, लागू कब होगा और इसका प्रारंभ कहाँ कहाँ है। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो है वो क्या है? माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। ठीक है, और नाम तो हो गया, अब इसका विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार है जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में। तो धारा 370 से पहले हर एक्ट में लगभग यही कहानी होता था कि वो एक्ट जम्मू एंड कश्मीर राज्य पे लागू नहीं होता था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर राज्य को एक स्पेसिफिक दर्जा मिला हुआ था। वहां पे भारत के जो कानून है उस राज्य पे एप्लीकेबल नहीं होते थे। लेकिन 370 आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद में जितने भी एक्ट हैं वो मोस्टली जो है जम्मू एंड कश्मीर राज्य के ऊपर भी लागू है। तो ये आप इसको अमेंड करके पढ़ेंगे कि अब इसका विस्तार जो है भारत के बाहर भारत के नागरिकों के साथ साथ संपूर्ण भारत पे, मतलब संपूर्ण भारत मतलब कि जितना भी स्टेट है पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, भारत यूनियन ऑफ इंडिया के जो भी क्षेत्र है उस पे ये कानून लागू होगा। अब इसमें तीसरा पार्ट क्या है कि यह किसी राज्य में कब लागू होगा, ये दे दिया राज्य सरकार को, इसका जिम्मा दे दिया गया कि भैया हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पास पार्लियामेंट है, हमारे पास लोकसभा एंड राज्यसभा है, हमने दोनों सदनों से चर्चा राय विमर्श करके इस एक्ट को पास कर दिया। अब चूंकि राज्य आपका है, इस पे हम आपको ये अधिकार देते हैं कि राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना के द्वारा जो है इसे नियत कर ले कि वो किस दिन से लागू होगा। लागू नहीं होगा ये राज्य सरकार नहीं कह सकती है, लेकिन किस दिन से लागू होगा ये उसी के जिम्मे है। तो यह किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होगा, मतलब उस तारीख से लागू माना जाएगा जो राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गजट नोटिफिकेशन में इसको जो है कर देती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? आप लोग अगर जवाब देते रहेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा इस टॉपिक पे चर्चा करने में। क्लियर है? कोई भी बंधु? प्रहलाद कुमार मीना जी, प्रभास आनंद जी, कोई भी बंधु, कोई मैसेज? चलिए तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 1 जो है किसी भी एक्ट के संक्षिप्त नाम, विस्तार और उसके प्रारंभ के बारे में बताता है, उसी तरह से सेक्शन 2 जो है उस एक्ट में जो जो स्पेसिफिक वर्ड है उसके परिभाषा के बारे में बताता है कि उसका स्पेसिफिक परिभाषा क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्पेसिफिक परिभाषा क्या है। तो ये है सेक्शन 2 जिसमें परिभाषाएं दी गई है। तो सबसे पहला जो परिभाषा है वो ये है बालक। तो किसको बालक कहा जाएगा, कौन बालक है? इस एक्ट में अगर कहीं बालक वर्ड मिले तो उसका मतलब क्या होगा?
तो बालक के अंतर्गत क्या क्या है? पुत्र है, पुत्री है, पौत्र है और पौत्री भी है। मतलब बेटा बेटी और पोता पोती, ये बालक के डिफिनेशन के अंतर्गत आते हैं, किंतु इसमें कोई अवयस्क सम्मिलित नहीं है। ठीक है। दूसरा है इसमें कि भरण पोषण क्या है। मेंटेनेंस जो है, भरण पोषण, उसका मतलब क्या है? कोई कहता है कि हमें मेंटेनेंस दे दो, हम कोर्ट में जाएंगे मेंटेनेंस के लिए, तो क्या डिमांड करता है? क्या है मेंटेनेंस? तो मेंटेनेंस में बताया गया है आहार, मतलब खाने पीने का जो भी सामान है, वस्त्र, पहनने के लिए जो भी कपड़े का जरूरत है, और निवास, रहने के लिए स्थान। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कह दें तो रोटी, कपड़ा और मकान। और इस रोटी, कपड़ा और मकान के साथ और क्या चाहिए भाई? तो इस रोटी, कपड़ा और मकान के साथ, चूंकि मैं बूढ़ा हूं, सीनियर सिटीजन हूं, माँ बाप हूं, मेरी उम्र हो है लगभग, मैं 40-50 के लगभग हूं या उससे ऊपर हूं। ठीक है। जो सीनियर सिटीजन किसको कहा गया है वो भी इसमें बताया गया है। ठीक है। तो हमें भी चिकित्सीय परिचर्चा और उपचार का अधिकार है, तो वो भी हमें चाहिए। तो भरण पोषण में क्या क्या शामिल है? रोटी, कपड़ा, मकान और इलाज का खर्चा। ठीक है। क्लियर है? आप लोग एक मैसेज कीजिए तो चलिए चलिए नेक्स्ट आते हैं इसमें। अब इसमें नेक्स्ट जो है, टू का जो ग है, वो अवयस्क के बारे में कहा गया है कि अवयस्क कौन होगा। तो वयस्क 18 वर्ष से नीचे, भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के उपबंधों के अधीन जो भी व्यक्ति वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं किया है, उसे अवयस्क कहा जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 18 साल लगभग जो है माना गया है एक एडल्ट को लिए, कि उसका अगर 18 साल से ऊपर का हो तो उसको एडल्ट माना जाएगा, वयस्क माना जाएगा। ठीक है। तो व्यस्क, जो अवयस्क का अगर परिभाषा पूछे कि क्या इस एक्ट में अवयस्क का परिभाषा दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि अवयस्क बताया गया है, और ये बताया गया है कि जो भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 में जो डिफिनेशन अवयस्क का है, वही डिफिनेशन इस एक्ट के लिए भी है। ठीक है। टू का अब हम लोग देखेंगे घ, कि माता पिता क्या है, किसको माता पिता कहा जाएगा। तो माता पिता सिंपल है, माता पिता हमारे माता पिता, किसी के भी माता पिता, लेकिन उस माता पिता के साथ क्या है कि दत्तक या सौतेला पिता या सौतेली माता भी शामिल है। अगर कोई सौतेली माता है तब पर भी माता पिता के डिफिनेशन में आएगा, अगर कोई सौतेला पिता है तो पर भी वो माता पिता की डिफिनेशन। ठीक है। चाहे माता या पिता कोई वरिष्ठ नागरिक है या नहीं। ठीक है। तो दो कैटेगरी है इस एक्ट में। एक कैटेगरी क्या है? माता पिता के लिए, दूसरा है वरिष्ठ नागरिक के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। तो माता पिता वरिष्ठ नागरिक है या नहीं, ये इररिलेवेंट है इस एक्ट के लिए। वो सिर्फ माता और पिता होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक का एक है कि भाई वरिष्ठ नागरिक का क्या आयु सीमा होगी, वो है, लेकिन माता पिता जो है वरिष्ठ नागरिक है या नहीं है, वो इससे मतलब नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें जो है च है, टू का च, संपत्ति के बारे में। संपत्ति क्या है?
तो किसी भी तरह का संपत्ति, चाहे वो जंगम या स्थावर, मतलब या तो वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? तो जो हम जेब में रूप नोट रखे हुए हैं, जो रुपया है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी, वो घूमता रहता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? तो जैसे कि घर है, घर के या बगीचे में या खेत में जो पेड़ खड़ा है, वो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो घूम नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही उसको काट दिया जाता है, वो इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन आ जाता है। ठीक है। तो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये सारे के सारे जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे ही उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे ही उसको काट दिया जाता है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। उसके बाद संपत्ति में क्या है? तो पैतृक या स्वयं अर्जित। तो पैतृक संपत्ति मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब जिसको आपने कमाया, वो आपका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मतलब स्वयं का अर्जित प्रॉपर्टी है। चाहे वो आपने नौकरी से कमाया हो, मजदूरी करके कमाया हो, अपने स्पेसिफिक किसी हुनर से कमाया हो, वो आपका स्वयं का सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। और पैतृक संपत्ति क्या है? तो जो आपके पिताजी ने खरीदा है, वो आपका पैतृक संपत्ति, मतलब पिता से जो संपत्ति आ रहा है, या फिर पिता के पिता को जो संपत्ति मिला है। ठीक है। तो जो पूर्वजों से जो संपत्ति आ रही है, या पिता से जो संपत्ति आ रही है, वो पैतृक संपत्ति है। और स्वयं की अर्जित संपत्ति क्या है? तो जिसको मैं आरपीएफ में हूं, मैंने नौकरी किया, नौकरी करके मैंने घर बनाया, तो वो मेरा स्वयं का अर्जित प्रॉपर्टी है, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और पैतृक संपत्ति में क्या अंतर है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो भी एयर होंगे, मतलब कि जो भी दावेदार होंगे, उसमें बराबर का हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत जो है संपत्ति का बंटवारा होता है। लेकिन स्वयं का जो अर्जित प्रॉपर्टी है, जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें कोई भी कभी भी बंटवारा नहीं कर सकता। ठीक है। और जिस व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी को कमाई है, वो जिसको चाहे उसे दे सकता है, विल कर सकता है, दान कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उस पर, किसी भी तरह का। यहाँ तक कि बच्चों का भी, जो बेटा बेटी है, उसको भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का अधिकार नहीं है। ठीक है। क्लियर है? तो संपत्ति में आप लोग समझ गए? हाँ हाँ, बिल्कुल एबीसीडी करके याद कर सकते हैं। और प्रभास आनंद जी, मेरा ये कहना है कि आप इसको जो है ना, एक एक्ट आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, इसको आप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके वो स्पेसिफिक जो है वर्ड क ख ग जो है ए बी सी डी ऐसे करके वहां पे होगा, आप उससे जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो संपत्ति का डेफिनेशन आप लोग समझ गए कि क्या संपत्ति हो सकता है? कोई भी एक बंधु मैसेज कीजिए। संपत्ति क्या हो सकता है? कोई भी बंधु एक मैसेज कीजिए, ताकि मुझे लगे कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोग समझ पा रहे हैं। या कोई क्वेश्चन? कोई भी व्यक्ति? और अगर आप आगे बढ़ने के लिए कहेंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे। कोई भी व्यक्ति? सुनाई दे रहा है? क्लियर है? सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन? चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब नातेदार, तो माता पिता हैं तो नातेदार भी होंगे। तो नातेदार का मतलब क्या है? वो 2 के 6 में बताया गया है कि नातेदार से संतान वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक वारिस अभिप्रेत है।
वरिष्ठ नागरिक कौन है? तो निसंतान है, उसका कोई भी बच्चा नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसका कोई संतान नहीं है, तो संतान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई वारिस मतलब नहीं है, नातेदार नहीं है। उसके भाई के बच्चे, वो सारे के सारे जो है उसके नातेदार होंगे। बहन है तो बहन के बच्चे, ठीक है। बुआ है तो वो भी नातेदार हो गए, मतलब सब जो है नातेदार होंगे, ठीक है। तो नातेदार से क्या है कि नातेदार से निसंतान वरिष्ठ नागरिक का कोई बार विधिक वारिस अभिप्रेत है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में जहां प्रॉपर्टी हिंदू से रिलेटेड है, उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। और उसमें जो भी नातेदार होते हैं उसको जो है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 करके जो है एक कैटेगरी बनाया गया है। उस कैटेगरी के अनुसार जो है वो अपना वारिसाना हक प्राप्त करते हैं। क्या है उसके आगे कि जो अवयस्क नहीं है तथा मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति उसके कब्जे में है या विरासत में प्राप्त करेगा। यानी कि उस वरिष्ठ नागरिक के मृत्यु के बाद जिसका कोई पुत्र पौत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो पौत्र भी नहीं होगा, ठीक है। तो जिसका कोई विधिक वारिस नहीं है, उसके मृत्यु के बाद जो व्यक्ति हिंदू सक्सेशन एक्ट या क्रिश्चियन जो भी जो अप्लीकेबल होगा, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन एक्ट में जो प्रॉपर्टी का नियम है उसके अनुसार, मुस्लिम है तो मुस्लिम के प्रॉपर्टी के अनुसार, अगर हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन के एक्ट के अनुसार जो भी विरासत में प्राप्त करेगा, सारे के सारे नातेदार होंगे। अब माता पिता तो आपने देख लिया। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो इस एक्ट में यूज किया गया है वो है वरिष्ठ नागरिक। तो सेक्शन 2 के ज में जो है वरिष्ठ नागरिक के बारे में बताया गया है कि वरिष्ठ नागरिक कौन है। तो यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, पहला कंडीशन क्या है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली who have completed 60 years। भारत का नागरिक जिसने 60 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर ली है, उसे जो है वरिष्ठ नागरिक कहा जाएगा। जब आप एक्ट को इस तरह से पढ़ेंगे विस्तार में, तो मुझे नहीं लगता है कि इस एक्ट से कहीं भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, अगर आप ध्यान से सिर्फ सुने तो मुझे ये उम्मीद है कि इस एक्ट से जो क्वेश्चन आएगा वो आप 100% उसका उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो वरिष्ठ नागरिक किसको कहते हैं? तो पहला कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और वो नागरिक जिसने 60 वर्ष से अधिक वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली है, उसको इस एक्ट के तहत सीनियर सिटीजन कहा जाएगा, ठीक है। अब एक और जो वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है वो है कल्याण, वेलफेयर, जो किसका है? 2 के टर्म में जो है बताया गया है कि कल्याण का मतलब क्या है। तो कल्याण का मतलब जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक आहार। देखिए, आप देखिएगा इस एक्ट में कल्याण के बारे में जब बात किया जा रहा है तो उसमें माता पिता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वरिष्ठ नागरिक के बारे में कहा जा रहा है कि कल्याण से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक आहार, मतलब कि जो नेसेसरी फूड है,
स्वास्थ्य का देख रेख, आमोद प्रमोद, मतलब एक बूढ़े व्यक्ति को सिर्फ आहार ही जरूरत नहीं है उसके कल्याण के लिए, उसका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे, आमोद प्रमोद के लिए केंद्र हो जहां पे वो कुछ लोगों से बात कर सके, जहां पे कुछ ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा हो जो वो एक दूसरे को जो है आमोद प्रमोद बांट सके, मतलब प्रेम बांट सके, खुश रह सके, वैसा केंद्र और उनके सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना, ये सारे के सारे कल्याण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? तो सारे के सारे जो है कल्याण के अंतर्गत आते हैं। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है चैप्टर 2। ठीक है, क्या है? तो चैप्टर 2 क्या है? इस चैप्टर में तो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के बारे में नियम और कानून। जो आपने पहले देखा वो है डिफिनेशन क्लाउस में कि कौन कौन से माता किसको कहा जाएगा, वरिष्ठ नागरिक किसको कहा जाएगा, कल्याण क्या है, नातेदार क्या है, अवयस्क कौन है, ये सारे सॉरी। तो चैप्टर 2 में आते हैं, इसमें जो है अब विस्तार से जो है बारे में बताया गया है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण से रिलेटेड क्या नियम कानून है। तो सेक्शन 4 जो है वो माता पिता और वरिष्ठ नागरिक, जो दो कैटेगरी है, एक फादर मदर और वरिष्ठ नागरिक, दोनों के भरण पोषण के बारे में बात करता है। क्या करता है कि कोई वरिष्ठ नागरिक जिसके अंतर्गत माता पिता भी हैं, तो पहला कंडीशन क्या है कि कोई वरिष्ठ नागरिक है, मतलब 60 साल या 60 साल से ऊपर, जिसके अंतर्गत माता पिता भी है, यानी कि वो माता पिता जो 60 साल की आयु प्राप्त कर चुके हैं, जो स्वयं के अर्जन से, यानी कि वो वरिष्ठ नागरिक या माता पिता जो स्वयं के अर्जन से, अगर मान लीजिए वो कमा रहे हैं, कुछ संपत्ति अर्जित कर रहे हैं कहीं से, या उसके स्वत्वाधीन संपत्ति में से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति के पास जिसकी उम्र 60 साल या 60 वर्ष से ऊपर की है, या माता पिता जो स्वयं के अर्जित संपत्ति से, या जो उनके अधीन जो है संपत्ति से, जो उनके पोजेशन में संपत्ति है, उससे अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। ठीक है, भरण पोषण करने में असमर्थ है। क्या क्या? तो माता पिता, पितामह पितामही, मतलब माता पिता तो हो गए, दादा और दादी। ठीक है, तो माता पिता और दादा दादी की दशा में अपने एक या अधिक बालकों के विरुद्ध जो अवयस्क नहीं है। ठीक है, तो माता पिता और दादा दादी उस स्थिति में जब वो स्वयं के अर्जित संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो अपने एक बालक से या एक से अधिक बालक के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है कि वैसे माता पिता जो, या दादा दादी जो अपने स्वयं के अर्जित संपत्ति से या उनके पोजेशन में जो संपत्ति है उससे स्वयं का भरण पोषण करने में अगर वो असमर्थ है, तो अपने एक या एक से अधिक बालकों के विरुद्ध क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। तो बालक मतलब वो अवयस्क नहीं होना चाहिए, मतलब जो एडल्ट है।
उससे कह सकते हैं कि भाई हम असमर्थ है अपना भरण पोषण करने में, आप हमको हमारे भरण पोषण के लिए व्यवस्था कीजिए। क्यों कीजिए भाई? क्योंकि जब आप छोटे थे तो हमने भी आपके भरण पोषण के लिए व्यवस्था किया था। आज हम असहाय हैं तो ये आपका ड्यूटी है और हमारा अधिकार है कि हम आपसे भरण पोषण के लिए डिमांड कर सकें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें सेक्शन 4 का जो सब क्लॉज 2 है वो क्या कहता है कि निसंतान वरिष्ठ नागरिक की दशा में जहां कोई ऐसा, जैसे कि हमने ऊपर में पढ़ा कि कोई ऐसा वरिष्ठ नागरिक है जो निसंतान है, तब निसंतान है तो कहां से अपने बालक से वो मांगेगा? अपने पोता पोती से मांगेगा? नहीं मांग सकता। इस कंडीशन में क्या होगा? अगर उसके पास संपत्ति है तो वो अपने नातेदारों के विरुद्ध कह सकता है, जो धारा 2 के खंड 6 में निर्दिष्ट है। मतलब वो निसंतान वरिष्ठ नागरिक किससे मांग सकता है? अपने नातेदारों से कह सकता है कि भैया हमारे भरण पोषण के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आवेदन करेगा? तो धारा 5 के अधीन आवेदन करने का अधिकार होगा उसको। तो मेंटेनेंस का आवेदन जो है माता पिता और वरिष्ठ नागरिक किस सेक्शन के अंतर्गत दायर करते हैं? तो धारा 5 के अधीन। कौन दायर करता है? तो माता पिता, दादा दादी। दूसरा कौन कर सकता है? तो निसंतान वरिष्ठ नागरिक। अगर निसंतान वरिष्ठ नागरिक है तब पर भी आवेदन कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? आ रहा है समझ में, या मैं समझा पा रहा हूं? समझ में आ रहा है या मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? क्योंकि हो सकता है कि मेरी कुछ बातें मैं समझाने में भी असमर्थ हूं। अगर वो कोई ऐसा बात हो, वो ऐसा कोई चीज हो, वो ऐसा कोई वर्ड हो, तो आप चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्लियर है? अगर क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ा जाए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मैसेज कीजिए, क्योंकि 45 मिनट के इस क्लास में मैं यही उम्मीद करता हूं कि सारा का सारा जो टाइम आपका और हमारा, हम एक दूसरे के साथ जो गुजार रहे हैं इस 45 मिनट में, हमारी बातें आप तक पहुंच सके और आप अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें क्या है? 4 का जो सब क्लास 2 है वो क्या कहता है कि किसी वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करने के लिए यथास्थिति बालक या नातेदार की बाध्यता ऐसे नागरिकों की आवश्यकताओं तक विस्तारित होती है जिसमें कि वरिष्ठ नागरिक एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। तो जहां पे ये बात कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा वरिष्ठ नागरिक है और उनके भरण पोषण करने के लिए, ठीक है, बालक या नातेदार, जो भी उसका बालक होगा, जो भी उसका नातेदार होगा, ठीक है, ऐसा वरिष्ठ नागरिक जो निसंतान नहीं है, ठीक है, अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है, अगर बालक और नातेदार से अगर अपने भरण पोषण के लिए कहता है
तो नातेदार की बाध्यता ऐसे नागरिक की आवश्यकताओं तक विस्तारित होती है कि जो उसकी आवश्यकताएं हैं उस तक ही उसका विस्तार होगा, जिससे कि वो एक वरिष्ठ नागरिक एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। अब ये नहीं कह सकता कि भैया हमको ताजमहल देखने जाना है तो उसके लिए हमारे लिए कार बुक करके दो, हमें रोज चलना है तो हमारे लिए एक बाइक खरीद के दे दो, ठीक है। हमें जो है शाम के समय और सुबह के समय जो है वोडका चाहिए, या ये भी कह सकता है कि शाम का डिनर जो है किसी 5 स्टार होटल और वहां पे चाहिए। तो एक वरिष्ठ नागरिक एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके, सिर्फ और सिर्फ उसका विस्तार वहीं तक है, ठीक है। तो देखिएगा, वरिष्ठ नागरिक की दशा में माता पिता के भरण पोषण की दशा में सामान्य जीवन व्यतीत कर सके के बारे में बात किया जा रहा है। अगर माता पिता भी है तो वहां पर भी वही है, इस सामान्य जीवन वो व्यतीत कर सके, ऐसा ही डिमांड, ठीक है। 4 का सब क्लाउज 4 कहता है कि कोई भी व्यक्ति, एनी बडी, एनी पर्सन, महिला या पुरुष, जो किसी वरिष्ठ नागरिक का नातेदार है और जिसके पास पर्याप्त साधन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नातेदार है लेकिन पर्याप्त साधन नहीं है, वो नातेदार खुद गरीब है, खुद उनके पास जो है भरण पोषण वो खुद का नहीं कर सकते, ये भी कंडीशन हो सकता है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि कोई व्यक्ति जो किसी वरिष्ठ नागरिक का नातेदार है और जिसके पास पर्याप्त साधन नहीं है या पर्याप्त साधन है, तो अगर उसके पास पर्याप्त साधन है तो वह व्यक्ति ऐसे वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करेगा। तो पहला कंडीशन क्या है कि भैया आप वरिष्ठ नागरिक हैं, माना आपको 5 के अंतर्गत, धारा 5 के अंतर्गत आवेदन करने का अधिकार है, ये भी माना, और हमारा कर्तव्य भी है कि हम आपके भरण पोषण का जुगाड़ कर सके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आप हमसे मांग रहे हैं तो हमारे पास पर्याप्त साधन होना चाहिए, ठीक है। और आगे क्या कहता है, परंतु यह तब जबकि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति उसके कब्जे में है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को विरासत में प्राप्त करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नातेदार जो है, ये वही नातेदार से वो एप्लीकेशन फाइल करेगा सेक्शन 5 में, वरिष्ठ नागरिक जो उसके मृत्यु के पश्चात उसकी वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति विरासत में प्राप्त करेगा। जैसे कि सपोज दैट, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका कोई भी बेटा बेटी नहीं है, उस व्यक्ति का भाई है, वो व्यक्ति निसंतान है लेकिन उस व्यक्ति का वरिष्ठ नागरिक का एक भाई है, वो भाई भी गुजर चुका है, तो भाई के बेटे हैं, तो भाई के बेटे क्या हुए, उसके नातेदार। क्योंकि उस व्यक्ति के मरने के बाद भाई के बेटों के पास ही उसकी संपत्ति आएगी, या हो सकता है कि वो संपत्ति भाई के बेटों के ही कब्जे में हो, क्योंकि उसका तो कोई है नहीं। तो उसी व्यक्ति से वो क्या करेगा, आवेदन करेगा जिसकी संपत्ति उसके कब्जे में हो, जिस व्यक्ति के कब्जे में उसकी संपत्ति हो, या उसके मरने के बाद वो व्यक्ति उसको जो है विरासत में, मतलब सक्सेशन में उसको प्राप्त करेगा। ऐसे नहीं कि किसी भी नातेदार, मतलब कि भाई का
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई का बेटा है, तो वो आदमी अपने बुआ से नहीं कहेगा, अपनी बहन से नहीं कहेगा, वो किससे कहेगा? जो उस संपत्ति को उसके मरने के बाद संपत्ति पे जो हकदार होंगे सिर्फ उन्हीं से कहेगा। ठीक है। और आगे इसमें कहा गया है कि परंतु जहां किसी वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को एक से अधिक नातेदार विरासत में प्राप्त करने का हकदार है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई संतान नहीं है, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति का भाई हो, बहन हो, ठीक है, और उस भाई बहन के और सारे लोग हो, उसके बेटा बेटी और लोग। तो चूंकि जब ये व्यक्ति मरेगा, वो वरिष्ठ नागरिक मरेगा जब, तो उसके संपत्ति किसको किसको जाएगा? उसके भाई को जाएगा, उसकी बहन को जाएगा, क्योंकि बेटा बेटी तो है नहीं। तो इस कंडीशन में जो जो हकदार होंगे उन उन व्यक्तियों से वो आवेदन कर सकता है कि भैया हमारा भरण पोषण कीजिए। क्लियर है? तो देखिए, ये जो आप एक्ट पढ़ रहे हैं, इस एक्ट का फायदा एक ये भी होगा कि व्यवहारिक जीवन में अगर कोई समस्या इस तरह का आ जाता है, संपत्ति से लेकर और किसी बिंदु पे, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप एक एज ए वकील की तरह जो है आप उसको बहुत सारी बातें समझा सकते हैं। तो सामाजिक जीवन में भी ये काम आने वाले एक्ट हैं, और मोस्टली कहीं ना कहीं किसी न किसी ये में जो है आपको इससे जानकारी, इसकी जानकारियां जो है आपको बहुत लाभप्रद करेंगी। तो एग्जाम के साथ साथ व्यवहारिक जीवन में भी इन सारे एक्ट का बहुत ही उपयोग है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 5, भरण पोषण के लिए आवेदन। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि सेक्शन 5 में जो है मेंटेनेंस के लिए आवेदन करने का प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति, माता या पिता, सीनियर सिटीजन, अगर स्वयं की अर्जित संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो वो सेक्शन 5 के अधीन भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकता है। ये सेक्शन 5 में बताया गया है। क्लियर है? तो फर्दर हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। क्लियर है? क्लियर है तो काइंडली एक मैसेज कीजिए। तो आज के लिए जो है 1 से लेकर सेक्शन 4 तक हम लोगों ने एकदम विस्तार से पढ़ा, इसमें कहीं कुछ नहीं छूटा। ठीक है, और फर्दर इस एक्ट के बारे में सेक्शन 5 हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने जवाब दिया, बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 5 के बाद का जो भी सेक्शन होगा उसको हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।